ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजीपुर में शादियाबाद थाना क्षेत्र के सौरी गांव में सोमवार को एक युवक का शव तालाब से बरामद किया गया। मृतक की पहचान मोनू राजभर पुत्र शिवलाल राजभर के रूप में हुई है। वो शुक्रवार की शाम से घर से लापता था। वहीं परिजनों ने बताया कि मोनू के घर से अचानक गायब होने के बाद उन्होंने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। शनिवार को परिजनों ने शादियाबाद थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। वहीं सोमवार की सुबह गांव के कुछ लोगों ने तालाब के किनारे मोनू की चप्पल पड़ी देखी और इसकी सूचना शादियाबाद पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर तालाब में जाल डलवाया और तभी पानी की लहरों के साथ युवक का शव ऊपर तैरता दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अंबिका राम, ग्राम पंचायत सौरी के प्रधान हैं। प्रधान जी, के एक लड़के की लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? हाँ, लाश ये मिली है जो पोखरे में, वो 7 तारीख को शाम को सुबह घर से निकला था और जिसे शाम को नहीं आया, फिर सुबह खोजा गया। फिर उसके बाद जो है 9 तारीख को जब नहीं मिला तो 9 तारीख को तहरीर दी गई थाने पर। उसके बाद आज जो है 10 बजे सुबह जो पोखरे में उसकी लाश मिली। तो क्या कुछ मानसिक रूप से कुछ था क्या? मानसिक रूप से बहुत विशेष नहीं था, चिड़चिड़ापन था, लेकिन उतना नहीं था। मानसिक बहुत। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 28 थी। अच्छा, 28 वर्ष की। उसकी शादी अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई थी। ड्रिंक विंक भी लेता था क्या? नहीं, कभी कभी जैसा बताया जा रहा है, कभी कभी होता है। अच्छा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें हमीरपुर में पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय राजनारायण बुधौलिया की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव शुक्ला से मुलाकात की। बिहार चुनाव को लेकर डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि हर चुनाव में जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी के समय से चल रही समस्याओं का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मां शारदा महाविद्यालय चरखारी रोड राठ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी भी दी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और मेरे व्यक्तिगत प्रिय अनुज की तरह थे, सांसद थे यहाँ के। आज उनकी स्मृति दिवस है और इस अवसर पर जो जनसभा भी है और उनकी स्मृति श्रद्धांजलि सभा भी है, उसमें मैं भाग लेने के लिए आया। और हमारे राकेश गोस्वामी जी माननीय विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, तो शोक संवेदना के लिए भी उन्हें जाना है। बिहार चुनाव का आखिरी चरण बाकी, क्या लगता है एनडीए सरकार बनाएगी? बिहार का चुनाव भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का एक तरीके का परिणाम होगा। और 14 तारीख को, कल तो मैं अलीगढ़ था, तो लोगों ने मुझे वहाँ पर अलीगढ़ का ताला भेंट किया। तो हमने कहा भैया 14 तारीख को ले जाके इस ताले को वहाँ की जनता को सौंप देना, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 90 हार हो चुकी हैं और वो हार का शतक बनाने वाले हैं अपने नेतृत्व में। तो ये 14 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस की जो हार होगी तो उनका जो खुला हुआ कार्यालय होगा, कार्यालय में तो कोई दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा जनता को कि जनता से कि भैया कम से कम ताला तो लगा देना। ताला कार्यालय का नहीं है, ताला उनके झूठ का है, दुष्प्रचार का है, जो SIR के खिलाफ कर रहे थे, जो वो विभिन्न प्रकार के जो विदेशी उनके आका लोग हैं, चाहे वो सोरेश चाचा हों, चाहे उनके सैम अंकल हों, उनके द्वारा वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। देश के सैनिकों के बारे में ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर UNO में प्रस्तुत करता है।
तो ऐसी चीज पर लगाम लगाने का ये बिहार का चुनाव है। और मैं समझता हूँ बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है और वो निश्चित रूप में विकास की यात्रा जो मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने चलाई है उसके अनुसार वो वोट कर रही है और बहुत भारी बहुमत से। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही कि उससे कहीं ज़्यादा सीटें एनडीए जीतने वाली है और अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए को बिहार में मिलेगी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हापुड़ की, जहां बता दें हापुड़ जनपद में देर रात कपूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडे की पुलिस टीम की गौकश बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश ढेर हुआ है। वहीं बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो संभल के थाना अमोली का हिस्ट्री शीटर अपराधी था। पुलिस ने बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुमार ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतक बदमाश हसीन पर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वो असमौली थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी था। बदमाश हसीन हापुड़ के थाना कपूरपुर में गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आज रात्रि भी 12:30 बजे के करीब थाना कपूरपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी। 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कपूरपुर क्षेत्र में संदिग्ध गोकशों द्वारा गाय को कलेक्ट करके उनके परिवहन हेतु उनको कलेक्ट किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष कपूरपुर अपनी फोर्स के साथ संबंधित सूचना स्थल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और वहां पर एक सस्पेक्टेड गाड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनको नज़र आई, जिसका उन्होंने पीछा किया। उस गाड़ी का पीछा करते समय उस गाड़ी ने थानाध्यक्ष के ऊपर फायर किया, जानलेवा हमला किया। थानाध्यक्ष कपूरपुर ने उसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसको CSC धौलाना भेजा गया था। उसके बाद वो हायर सेंटर रेफ़र किया गया था, जहां पर रामा मेडिकल कॉलेज में, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस मृतक व्यक्ति की पहचान हसीन के रूप में हुई, जो कि करीब इसके खिलाफ 25-26 मुकदमे हैं। हसीन पुत्र इकरार, जो करीब 30 वर्ष का है और मनौटा का रहने वाला है, थाना असमौली है, संभल का, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। और ये थाना कपूरपुर में 50,000 का इनामी मुकदमा अपराध संख्या 144/25 में वांटेड था और 50,000 का इस पर इनाम घोषित किया गया था और ये पूरी इस मुठभेड़ में ये मारा गया है। डेड बॉडी मर्चरी में भेज करके इसकी आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बात करेंगे जालौन की, जहां बता दें जालौन में 23 नवंबर को राजकीय ऑडिटोरियम में युवा ओंकार सिंह ठाकुर द्वारा बुंदेलखंड के उभरते कलाकारों और रचनात्मक युवा प्रतिभाओं के लिए विशेष सांस्कृतिक और मीडिया आयोजन रग रग बुंदेली उभरता बुंदेलखंड यानी कि राइजिंग बुंदेलखंड आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संगीत, कला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता और डिजिटल क्रिएशन से जुड़े प्रतिभागियों को मंच और संवाद का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य बुंदेलखंड की स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जोड़ना है। आयोजक ओंकार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि अवसर और मंच की कमी है और रग रग बुंदेली उसी कमी को पूरा करने की एक शुरुआत है। कार्यक्रम का क्रिएटिव निर्देशन रोहित विनायक कर रहे हैं और इस आयोजन से उम्मीद है कि बुंदेलखंड की नई पीढ़ी अपनी कला और पहचान आत्मविश्वास के साथ पेश करेगी और युवाओं में सामाजिक जुड़ाव, सांस्कृतिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी। रग रग बुंदेली लेके आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम? सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ बुंदेलखंड का एक बड़ा कार्यक्रम बुंदेलखंड की धरोहर सजोने के लिए हमारे उरई में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है रग रग बुंदेली। और जो रग रग बुंदेली ये है और इसका हमने एक स्लोगन रखा हुआ है उभरता हुआ बुंदेलखंड, जिसको हम राइजिंग बुंदेलखंड भी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे जो बुंदेलखंड के क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें एक बड़ा मंच देने के लिए और उनकी जो छुपी प्रतिभाएं हैं
उन्हें निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं से अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रग रग बुंदेली 23 नवंबर 2025 को दिन रविवार मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम उरई में संपन्न कराने हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे? ये जो कार्यक्रम है, अभी तक हमारे बुंदेलखंड में ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो हमारे जो युवा हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, उन्हें निकाल कर उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान कराएं। तो ये केवल हम एक, ये आप कह लें कि हमारा ये प्राइमरी लीग है कि जैसे हम लोग बच्चों को यहाँ करने के बाद हम उन्हें दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ तक हम जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम बड़ा मंच उपलब्ध कराएंगे। और हमारी बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है, संस्कृति है, लोकगीत हैं, लोक गायन है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको संजो रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए एक सही तरीके से किस तरीके से हम अपनी बुंदेली संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको लेके इन इन्फ्लुएंसरों को प्रेरित भी किया जाएगा। उसमें हमारे धार्मिक संवाद भी रहेंगे, सांस्कृतिक संवाद भी रहेंगे, राजनीतिक संवाद भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस कार्यक्रम में जो हमारे विनर रहेंगे, बुंदेलखंड राइजिंग अवार्ड जो हमारा रहेगा, उसके लिए हम छोटा सा एक उपहार कह लें, उसको प्राइज कह लें, हम इसको, जो हमारा बुंदेलखंड राइजिंग अवार्ड विनर रहेगा उसे हम 21,000 रुपये, जो सेकेंड रनर रहेगा उसको हम 15,000 रुपये, जो तृतीय स्थान पर रहेगा उसे हम 11,000 रुपये। इसके साथ साथ कंसोलेशन प्राइज, हम 10 कंसोलेशन प्राइज भी लोगों को देंगे कि किसी प्रतिभा को ये नहीं लगे कि हमारा यहाँ पे हमने इतनी अच्छी कला संस्कृति जो भी हमने दिखाया है, कोई निराश होकर यहाँ से नहीं जाएगा। ये राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा या सामाजिक? नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि संवाद है तो संवाद में राजनीतिक संवाद भी रहेगा, धार्मिक संवाद भी रहेगा, सांस्कृतिक संवाद भी इसमें रहेगा। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे आखिरी खबर की ओर, जहां बता दें उन्नाव के विकासखंड औरास स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़ावा में यूनिसेफ टीम द्वारा 5 प्रमुख प्रोजेक्ट्स का वीडियो शूट किया गया, जिसमें टेलीस्कोप निर्माण, मापांकन उपकरण, पीवीसी पाइप से बुक स्टैंड, शू रैक और न्यूज़पेपर स्टैंड, विद्यालय और गांव का हैंड ड्राउन मानचित्र और बिना विद्युत के सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए सोलर ड्रायर डिवाइस शामिल थे। विद्यालय का चयन उद्यमिता विकास केंद्र में प्रशिक्षक प्रदीप वर्मा के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सक्रिय एलबीडी लैब के आधार पर किया गया, जिसमें शिक्षक प्रदीप वर्मा और इंद्रपाल ने लगभग 20,000 रुपये स्वयं वित्त पोषित योगदान किया। छात्रों के साथ प्रदीप वर्मा, शाहे खूबा और रमनजीत ने प्रोजेक्ट्स का निर्देशन किया, जबकि विज्ञान आश्रम से नवल किशोर और यूनिसेफ टीम के अनुज आनंद, नूर नखत, अंशुल और यश मौजूद रहे। अभिभावकों की सहमति से छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की गई और वीडियो मॉड्यूल्स का उपयोग अब पूरे प्रदेश की एलबीडी लैब में व्यवहारिक शिक्षण को रोचक और अस्थायी बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं यूनिसेफ टीम ने विद्यालय की लैब को उत्कृष्ट मॉडल लैब के रूप में सराहा, जबकि बिजली बाधित होने के बावजूद बच्चों और स्टाफ का उत्साह उल्लेखनीय रहा और उनकी 3 दिवसीय उपस्थिति गाँव में चर्चा और गर्व का विषय बनी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।